हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग देखेंगे 20 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशंस अपडेट्स यू विल गेट ओवर देयर। 9650347272 पे आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। देखिए, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनमें कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 142 क्लाइमेट चेंज क्या कह रहा है, कौन कौन से जो है संकेतक इंडिकेटर्स होते हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर का क्या रोल है, सिक्योरिटी संबंधित है, नाटो में रशिया ने यूक्रेन को रोका और लोग जुड़ना चाह रहे हैं, क्या चीज़ बोलेंगे बताएंगे। एथनॉल ब्लेंडिंग में जो पॉलिसी थी उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, टारगेट को आगे पीछे किया गया है, इंपॉर्टेंट हो रहा है ये। और ट्रिपल टेस्ट फॉर ओबीसी कोटा, अब रिजर्वेशन से संबंधित कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस आया है, कहाँ पर ये अलाउ किया गया है और क्या क्या ट्रिपल टेस्ट है, ये चीज़ में बताई गई है। ये चीज़ देखेंगे हम लोग। RFID, ठीक, ये RFID क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, किसका उपयोग करता है, कौन कौन से एक्टिव टैग होते हैं, कौन से पैसिव टैग होते हैं, कहाँ पे यूज़ होने वाला है, अभी न्यूज़ में क्या है। और रणनीतिक, सामरिक, स्ट्रेटजिक महत्व से देखा जाए तो सेला टनल का क्या रोल होने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं, सारी गुत्थियां जो है सुलझा लेते हैं, देखते हैं विस्तार से। सेला टनल प्रोजेक्ट भारत में अरुणाचल प्रदेश के साइड में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एक पास है, सेला पास, ठीक है, सेला पास है जो कि बंद रहता है। तो हमें हमें जो है ऑल द टाइम LAC जो चाइना से हमारा बॉर्डर करता है वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते हैं या फिर नज़र रख पाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम भैया जो है पहाड़ में सुरंग खोद देंगे, टनल बना देंगे, जिसका नाम है सेला टनल प्रोजेक्ट। और ये जो है किस रोड को जोड़ेगा, BCT रोड को, बालीपारा, चारद्वार और तवांग एक्सिस को, ठीक है। और ये टनल जो है, इसमें दो टनल होंगी, एक टनल 1 होगी, एक टनल 2 होगी। दूसरी टनल जो है वो दुनिया में इतनी ज़्यादा हाइट पर जो है सुरंग, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट पे सुरंग जो है, वन ऑफ द फ्यू टनल्स है ये, ठीक है। 13,700 फीट ऑल्टीट्यूड पे हो रहा है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, BCT रोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और दोनों टनल के बीच में भी कुछ रोड होगी, वो 1200 मीटर की है। और दूसरी टनल जो है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल होगी, जो कि 13,000 फीट के ऊपर बन रही है, ठीक। ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी हमें, और एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना है उस पर भी हम लोग हमेशा देख सकेंगे, ठीक। तवांग को जोड़ेगा, दिरांग हो गया, बॉमडीला हो गया। ये टोटल जो ट्रेवल टाइम था वो 1 घंटे से कम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चाइना वाले घुस रहे हैं, तुरंत जाके इंडिया वालों ने उनको मारा, मज़ा आ रहा है, ठीक। क्रिटिकल फॉर आर्मी मूवमेंट और ईयर राउंड एक्सेस टू तवांग। 1962 के वॉर में चाइना ने हालांकि हथियार लिया था, फिर बाद में दे दिया था, ठीक। अगला टॉपिक है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। देखो ऐसा है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें गावा रेज, एक्स रेज, फिर ऐसे करते हुए अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल, फिर IR, ठीक है ना, इस तरीके से जाते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो ये पूरी प्लीज़ याद कर लीजिए। और विजुअल रेंज में भी क्या होता है, विबग्योर होता है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्स होते हैं तो उल्टा होगा, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक। तो ये इसी में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इसका उपयोग हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखो ऐसा है कि न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा जो होने वाली है उसमें हर व्यक्ति जो जाएगा अमरनाथ यात्रा में शामिल होगा, सबको जो है RFID टैग लगाया जाएगा। इसका उपयोग क्या है, इसमें एक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक, कि एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी हर व्यक्ति की, और वो कहाँ पर है, ठीक, पूरी रास्ते में जो है कहाँ पे घूम रहा है, या फिर कहीं गायब तो नहीं हो गया, या फिर कहाँ दबा हुआ है। तो इसको सर्च, रेस्क्यू और उनकी जो ट्रैकिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आपको मालूम है हमेशा टेररिस्टों के निशाने पे रहती है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, वेरी नाइस कदम है। इससे जो है जो लोग जा रहे हैं उनकी भी शिनाख्त हो पाएगी। ऐसा तो नहीं कि उन्हीं में से मिलके भी कोई जो है टेररिस्ट जा रहा हो, ये भी एक चीज़ आप समझ लो, ठीक। तो ये आपके दिमाग में खुद आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं बचाओ, ये सब जो है इन भेड़ों में कोई एक लोमड़ी भी हो सकती है, तो वो लोमड़ी को भी रोका जा रहा है।
ठीक। तो ये टैग और रीडर्स होता है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा फास्ट टैग, सुना ही है। तो उसमें फास्ट टैग में भी RFID ही टेक्नोलॉजी यूज होती है। ये RFID टेक्नोलॉजी दो तरीके के इसमें सेंसर्स होते हैं। एक होता है एक्टिव, उसमें खुद जो है उसकी बैटरी लगी होती है, वो खुद जो है सिग्नल भेजता है और इसलिए ज़्यादा दूर से भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरा होता है पैसिव। पैसिव जैसे आपका गाड़ी में फास्टैग लगा होता है या फिर जो इन व्यक्तियों में दिया जाएगा, तो वो जब भी जो रिसीवर्स हैं RFID के उनके आसपास आएंगे, तो वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रिक्वेंसी से उनको भेजेंगे तब वो एक्टिव हो जाते हैं और तब वो बताते हैं कि हाँ भाई साहब हम कौन है, कहाँ हैं। ठीक। तो ये अब ये भाई साहब इनको ये पैसिव वाले हैं, तो क्या करना पड़ेगा, रोड के जो पोल हैं उन पे कुछ कुछ ये रीडर्स भी लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो ये रीडर से ज़्यादा दाएं बाएं हो गए लोग तो हो सकता है कि उनको ढूंढना मुश्किल होगा। जो दाएं बाएं हो जाएंगे पता भी रहेगा कि भाई साहब ये दाएं बाएं हुए, बाकी सब तो यहीं पे हैं, तो उनकी शिनाख्त हो जाएगी आसानी से और फिर उनकी धुलाई चलेगी। ठीक। और अगर कोई गलत आदमी निकला तो फिर धुलाई चलेगी। तो ये चीज़ है। और इसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन होगा, सारी चीज़ें। ठीक है। एक्टिव RFID, पैसिव RFID, ये सब जो है हमने यहाँ पर देख लिया। RF रीडर होता है, कंप्यूटर से चेक करता है। ये टैग है, ये एंटीना है, वही रीडर जिसको मैंने बताया। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 142। वैसे तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने जो है इस आर्टिकल से संबंधित एक ऑडियो लेक्चर दे रखा है, लेकिन फिर से यहाँ पर न्यूज़ में आया तो देख लेते हैं। अभी देखो, राजीव गांधी का एसेसिनेशन करने वाले जो है कन्विक्ट यानी कि मुजरिम AG पेरारी वेलन, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का उपयोग करते हुए 142 आर्टिकल के अंतर्गत, जो संविधान का है हमारा, इनको रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक। अब हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों मारा, किसने रोका, किसने बोला। ठीक। हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 142 है वो क्या कहता है। तो इसका जो शीर्षक कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री कुछ मतलब ऑर्डर्स होता है, आदेश होता है, प्रवर्तन होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर एज टू डिस्कवरी ये सब करने के लिए 142 आर्टिकल दिया गया। इसमें दो सब क्लॉज हैं, दो प्रावधान हैं। पहला ये कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, उसको पूर्ण न्याय करने का आदेश पारित करने के लिए 142 सब क्लॉज 1 को ये जो है ला सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स में। ठीक। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ये अब ज़्यादा देखिए, इसका एक क्रिटिसिज्म ये होता है कंप्लीट जस्टिस करने के चक्कर में क्या है भाई साहब, कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं, यानी कि न्याय की सक्रियता करते हैं और कई बार तो जुडिशियल ओवर रीच भी कर जाते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म रहता है। ठीक। कंप्लीट जस्टिस इधर काफ़ी यूज भी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट 142 का, तो ये भी एक चीज़ है। दूसरा क्या कहता है भाई साहब, इसमें 3 पावर दी गई सुप्रीम कोर्ट को। पहला बताता है कि भाई साहब जो भी पर्सन है वो उसकी अटेंडेंस चाहता है अपने सामने कि आओ बेटा आओ, हमारे सामने आओ। दूसरी चीज़ है कि कोई ऐसा दस्तावेज है जिसको वो चाहते हैं कि भैया उसको डिस्कवर की खोज किया जाए, उत्पादन की मतलब हमारे पास लाया जाए। ठीक है। मतलब एक डॉक्यूमेंट, एफिडेविट और ये सारे, कोई पर्सन नहीं आ रहा तो उसको ढूंढना। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वैसे 129 आर्टिकल में दे रखा है कंटेम्प्ट, अवमानना वाली जो बात है कि भाई तुम कोर्ट ये कह रहा है तुम मान ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो इसकी जो है अवमानना की जांच और सजा दोनों का जो है प्रावधान कर सकता है, इस प्रावधान के जरिए मतलब ऑर्डर कर सकता है। ठीक। अब इसमें जो ये वाली चीज़ है, ये तो चलो है ही है, कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय, इसको जो है थोड़ा देख लेते हैं। इसका कंप्लीट जस्टिस चक्कर में जो है कई बार क्रिटिज्म होता है कि न्याय की सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है, सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार जो है कार्यकारिणी, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे अपने किसी आदेश प्रवर्तन को जो है एनफोर्स कराने के लिए, कार्यान्वयन कराने के लिए। ठीक है। और आप लोगों को पता है आर्टिकल नंबर 50 जो है हमारे संविधान के DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वो कहता है कि जज, जुडिशरी और कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव, ये दोनों अलग रहेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। ठीक। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जो ये सेपरेशन ऑफ पावर, ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर भी है हमारे संविधान में। ठीक। ये भी बताता है भाई केशवानंद भारती केस, और अलग अलग केसेस में ये कहा भी गया हुआ है। तो यहाँ पे 142(a) जो है ये इसी चीज़ को जो है इंश्योर करता है कि जब भी जुडिशरी को कोई चीज़ करानी है, एनफोर्स करानी है डिक्री प्रवर्तन को, तो वो ये ना उसकी डिपेंडेंस आश्रित नहीं रहना चाहिए उसको कार्यकारिणी के ऊपर, भैया तुम ये करा देना, क्योंकि ज़्यादातर करते ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज़ वो क्या कहेंगे, हम पहले समीक्षा करेंगे, उसमें घंटों चलेगा। तो कंप्लीट जस्टिस करना और मतलब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ये करा देता है। ठीक। तो इसको ही जो है, अब ये कौन बोलेगा भाई न्याय की सक्रियता हो रही है, एग्जीक्यूटिव भी तो बोलेंगे। ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अगला इसमें यह बताया गया है कि भाई साहब बेसिक स्ट्रक्चर है, ये तो हो गया। इन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में
इट वॉज डिसाइडेड दैट दिस आर्टिकल कैन नॉट बी यूज टू ओवर एट। अब देखो यहाँ पर भाई सुप्रीम कोर्ट को एक पावर तो दी गई है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि आप इस पावर, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ठीक। तो उसमें एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 में। उसमें ये कहा गया था कि ये जो लॉ है, ठीक, ये जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये ऐसा नहीं कि संविधान के संसद के द्वारा कोई लॉ बनाया गया उसको ही ओवर पास कर दे, उसमें जो कहा गया सारे उसको ही गलत कर दे। भाई इन द एंड ऑफ दैट डे जुडिशरी का काम तो लॉज जो हैं और जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है भाई, ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड है संविधान, उसी को इंटरप्रेट ही तो करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए 142 का तुम उपयोग तो कर सकते हो, लेकिन इससे आप संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को ये नहीं कि सप्लीमेंट कर दो या फिर उसको जो है पूरा ही खा जाओ, ठीक, उसके जो भी प्रावधान दिए गए उसको ही खत्म कर दो, ये नहीं कर सकते हो आप। सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका मतलब ये भी है कि तुम अलग हो, लेकिन ये नहीं कि अलग रह के तुम दूसरे को नष्ट किए दे रहे हो। तो ये चीज़ें भी हैं। और कैन बी इन्वोक्ड फॉर प्रोसीजर पर्पज ओनली, ठीक, कोई प्रक्रिया उद्देश्यों के लिए ही आप इसको ला सकते हो। इंपॉर्टेंट, ठीक, कौन सा सुप्रीम कोर्ट केस है, क्या है। ये जो सुप्रीम कोर्ट केसेस आते हैं ना, इनको एक पेज बना के आप अलग से लिख भी सकते हो, यही केसेस आएंगे काम आपको मेंस में, ठीक। तो ये तैयारी मेंस की ऐसा नहीं होता है प्रीलिम्स के बाद चालू होती है। जैसे जैसे मैं रोज इसीलिए तो कहता हूँ कि रोज करंट अफेयर आप लोगों को देखना जरूरी है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यूपीएससी की जो है आपको आधे घंटे में बता भी नहीं सकता हूँ। मैं कहता हूँ 10-12 घंटे में भी नहीं बता सकता यार भाई, ये रोज जो चीज़ें आती रहती हैं इसी के जरिए बताई जा सकती। तो रेगुलर देखिए और आपका जो है इसमें फ़ायदा भी है भाई साहब। 10 टॉपिक रोज, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी जो है बिल्कुल टू द पॉइंट, ये नहीं कि इधर उधर की जो है बकवास चल रही है। खैर, अगला टॉपिक है कि इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट, ठीक। तो ये अभी रक्षा मंत्री जो है अपने मुंबई गए थे, फिर उन्होंने इसके उड़ान में जो है बैठ के उड़ान भी भरी। इंडियन नेवी P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस, मतलब टोही विमान है, समुद्री टोही है। और सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन, मतलब कि जो पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है। तो ये जो विमान है सिंपल चीज़ है, ये समुद्र में उड़ता है, ये पूरा टो करता रहता है, कोई इधर उधर भारतीय जो है उसको सुरक्षा को खतरा तो नहीं है, कोई सबमरीन लेके आ रहा है उसको भी जो है तोड़ ताड़ने में जो है पूरा सक्षम है। और ये इंडियन नेवी का है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इन सबकी देखरेख करता है। इंडियन ओशियन रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है ये अपना वो बनाए हुए है, पूरी सुरक्षा का मैंने आप लोग कल पढ़ाया भी था कि इंतजाम किया रहता है। 2013 में पहली बार इंडक्ट किया गया था और लगातार जो है अपना काम कर रहा है। इसमें कई सारे जो है कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स भी होते हैं ना भाई, कुछ कहीं से डेटा तो उठाएगा ना कि कोई आ रहा है जा रहा है तो क्या है। तो मल्टी मोड राडार होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, सोनोबॉय। सोनोबॉयज क्या होते हैं कि पानी में तैरते रहते हैं, ये सोनर यानी कि साउंड वेव्स भेजता रहता है, ठीक। तो उससे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉपलर शिफ्ट, इसमें खैर नहीं जाएंगे। तो उसके जरिए लोकेशन पता चलती रहती है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड कैमरा। कुल मिला के समुद्र में जो है ये टोही अपना सर्च एंड रेस्क्यू ये सारी चीज़ें करके वो करता है। किसका है? इंडियन नेवी का है। P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, यानी कि P-8I लंबी दूरी की समुद्री टोही पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, ठीक। रक्षा मंत्री इसमें उड़े थे, इसलिए जो है अभी न्यूज़ में था, ठीक। ये मैंने आप लोग पहले बता रखा काफी टाइम से। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक जो उपक्रम है उनका विनिवेश, ठीक। विनिवेश करना है मतलब गवर्नमेंट की जो भी, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी 100% उसमें से जो उनकी ओनरशिप थी, स्वामित्व था, उसमें से उन्होंने कहा 10% हम निकाल दे रहे हैं, ठीक। मतलब सार्वजनिक कर दे रहे हैं, मतलब वो कर दे रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, या किसी को बेच रहे हैं। तो ये क्या होगा भाई साहब? ये विनिवेश होगा। अपना निवेश को निकाल लिया तो विनिवेश। लेकिन इसी को स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम, रणनीतिक विनिवेश बोलेंगे अगर हम ये 10 की जगह 50 से ज़्यादा 51% हम अपना जो है निवेश निकाल लें इसमें से। तो यहाँ पे हम मेजॉरिटी स्टेक होल्डर नहीं रहेंगे, तो इसको रणनीतिक जो है विनिवेश बोलेंगे, स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे, जिसमें कि एक तरीके से समझो कि प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, ठीक। और विनिवेश इसलिए भी किया जाता है, क्यों किया जाता है ये समझ लेते हैं। एक तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ज़्यादा जो है अच्छे से, मेन चीज़, पहली चीज़ तो ये है
कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है बिल्कुल काम धाम नहीं कर पा रहे, पैसा वैसा नहीं कमा पा रहे, प्रॉफिट में है नहीं, खाली लोग बैठ के सैलरी पी रहे हैं, इसलिए इसको जो है विनिवेश किया जाता है, ठीक। या फिर जो है पूरा बंद ही कर दिया जाता है, क्योंकि अभी देखो वही होने वाला है। सुप्रीम यहाँ पर जो कैबिनेट है उसने ये कहा है, एम्पावर कर दिया, ठीक। जाओ, उन्होंने कहा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जाओ, बोर्ड्स को बुलाए कि हमें विनिवेश करना है भैया, तेजी से करना है, ठीक है। तुम जाओ, तुम्हें बेचना है, उनको रखना है, या फिर पूरा क्लोज कर देना यूनिट, ये तुम्हारी मर्जी है, हमें विनिवेश करना, जल्दी से हमें बताओ, ठीक। ये उन्होंने यहाँ पे बोला कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्रिंसिपल सिद्धांत यूज करो, कुछ भी यूज करो, बस निकलो, इससे हमें विनिवेश करो, बस तुम्हारे लेवल पे हम डिसीजन लेने के लिए तुमको एम्पावर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सिद्धांत जो है दीपम देगा, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, की कैसे विनिवेश होगा, लेकिन जो उसके नॉर्म्स या फिर स्टैंडर्ड या फिर मानदंड होंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज बताएगा, ठीक। बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि ये दीपम जो है आपका, ये इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट करता है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ये बताया कि भैया हाँ कम से कम ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, सिद्धांत ये बताएगा, ठीक। अभी जो नई पीएससी पॉलिसी 2021 आई थी उसमें ये कहा ही गया है कि भाई साहब जो भी इनएफिशिएंट, जिसमें दक्षता कम हो गई है, मुनाफे में है ही नहीं, ठीक, इनएफिशिएंट है, लॉस मेकिंग है, उनको बंद करो जब भी राइट टाइम मिले तब, सीधी सी बात है। और वैसे भी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, और वैसे भी आप अगर देखो जब बीएसएनएल था सिर्फ तब क्या हालत थी, और जब से जो है थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हुआ, कंपटीशन आया, हेल्दी कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोपोली इज नॉट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक। मोनोपोली इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो हेल्दी कंपटीशन जो है, इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। खैर, तो जब सिर्फ बीएसएनएल था तब हम लोग क्या बोलते थे, भाई साहब नहीं लगेगा, ठीक। और अब हम लोग क्या कहते हैं, जैसा चाहो वीडियो कॉलिंग करो, कुछ भी करो, सब ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से आया है। तो सभी चीज़ों को देखिए 100% जो है राइट और रॉन्ग नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी चीज़ के येस ज़्यादा हैं तो आप उसको वो चीज़ करनी चाहिए, अगर नो ज़्यादा है तो नहीं करनी चाहिए, एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट। क्लाइमेट चेंज संबंधित अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे। पिछले 7 सालों में एक WMO की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम संगठन की एक रिपोर्ट है। उसने कहा है कि पिछले 7 सालों में जो गर्मी है, ठीक, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा जो है पिछले 60 सालों में गर्मी हुई है, अगर पहले उससे पहले देखो। लेकिन 2021 में हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर नहीं देखने को मिले, क्योंकि उसका कारण था ला नीना। ला नीना मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सेंट्रल पैसिफिक प्रशांत महासागर है, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और ये आपका साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर इस पैसिफिक ओशन में वेस्टर्न साइड पे आप जाओगे, साउथ अमेरिका की साइड में, तो यहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है, ठीक, ठंडा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मौसम भी पूरा ठंडा रहता है, और इस फिनोमिनन को हम ला नीना बोलते हैं। वहीं अगर पानी इधर से गर्म वाला जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ इधर आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, एल नीनो। उसमें भाई साहब गर्मी भी बढ़ती है और साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा है वो भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। ला नीना में ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, उसमें भी गड़बड़ाता है, उसके और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। इंडियन ओशन डाइपोल होता है, मेडन जूलियल ऑसिलेशन होता है, वो ज्योग्राफिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी जीसी लॉग में या फिर एनसीईआरटी में। खैर, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पिछले 7 सालों में भयंकर गर्मी रही है, लेकिन 2021 में भयंकर गर्मी नहीं हुई क्योंकि ला नीना था, ठीक। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इससे बहुत ज़्यादा खुशी की जरूरत नहीं है। ला नीना जो है कूलिंग सर्फ ये मतलब वो बता दिया उन्होंने, बोला कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो था 2021 में वो बहुत बढ़िया हो गया। वो अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है ना, मतलब पूर्व औद्योगिक स्तर से देखोगे तो वो 1.11 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही था। हालांकि पिछले 7 सालों में इस पर्टिकुलर साल में मतलब 2021 में थोड़ा सा कम रहा ला नीना की वजह से, लेकिन ओवरऑल पूर्व औद्योगिक जो काल था उसके कंपेरिजन देखोगे तो 1.11 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ही था। मेरी बात अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज बहुत हॉट टॉपिक रहता है, आता ही आता है। तो देखो अब ऐसा है कि 4 क्लाइमेट चेंज के संकेतक होते हैं। कौन कौन होता है भाई साहब? ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस, ग्रीन हाउस गैस है CO2 हो गया, उसी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, और PF6 ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपका मीथेन हो गया। तो ये ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। दूसरा है सी लेवल का राइज, भैया
जैसे जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो पानी बढ़ रहा है समुद्रों में, तो राइस कितना है, ये भी संकेतक है। ये पूछ सकता है क्लाइमेट चेंज पे संकेतकों के बारे में बताइए, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ओशियन हीट, भाई समुद्र का पानी कितना गर्म हो रहा है, ठीक। और ओशियन यानी कि समुद्र महासागरीय अम्लीकरण यानी एसिडिफिकेशन क्या है, तो ये जो है सबको सारे इन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया चारों ही संकेतकों पे 2021 में रिपोर्ट पे बताया गया है, ठीक। तो ये 4 संकेतक याद रखना। 3 तो ओशियंस हैं, सी लेवल राइज, सी हीट और ओशियन एसिडिफिकेशन और ग्रीन हाउस कंसंट्रेशन, ठीक। तो देखो कई लोग को मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट समझते हैं। नहीं मेरे भैया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से जो एवरेज क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है, आप समझते हो ना। तो ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज पहली बार धरती पे हो रहा है, ठीक है, कई बार हो चुका है, लेकिन ये इस बार जो है ह्यूमन की वजह से हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और इसके क्या प्रभाव है उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ है। एक्सट्रीम वेदर जो है ये भी काफ़ी हुए हैं, इसकी वजह से हमें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। खाद्य और पानी की सुरक्षा में भी जो है दिक्कतें आ रही हैं, और लोग माइग्रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इधर से उधर। WMO जो है एक स्पेशलाइज यानी विशेष एजेंसी है आपकी यूनाइटेड नेशंस की, जो कि काम ये करती है कि ये प्रमोट करेगी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, भाई साहब एटमॉस्फेरिक साइंस से संबंधित, ठीक। आपका वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी और जियोफिजिक्स, इन सब पे लोगों से कोऑपरेट करेगी। भैया तुम आ जाओ साथ में, तुम भी आ जाओ, तुम ये समझ लो ये खतरा है, ये वो है, ये जान के जो है आप लोग कुछ करो, नीति बनाओ, ठीक है ना। तो इन सब के लिए ये काम करता है WMO। इसको 1950 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। अगला टॉपिक है मल्टी एजेंसी सेंटर। देखो ऐसा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सैंक्शन कर दिए इतना पैसा इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए फॉर ए टेक्निकल अपग्रेड। ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया भी था, बहु एजेंसी केंद्र। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा गलत मत समझिएगा, ठीक है। मल्टी एजेंसी सेंटर जो है ये इंटेलिजेंस IB जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो है भारत में बनाया गया, इंटेलिजेंस पूरा करता है। तो ये आपका जो है स्टेट पुलिस हो गई या फिर रॉ हो गई, सबसे जो है डेटा कलेक्ट करना। तो टेक्निकल अपग्रेड के लिए पैसा दिया गया। क्या होगा भाई साहब, इससे जो है जो काउंटर टेररिज्म जो ग्रिड है उसको और मौजूदगी मिलेगी, और इसको सोचा गया था कारगिल वॉर के बाद 2001 में, अब जाके जो है इसको किया जा रहा है, ठीक, मल्टी एजेंसी सेंटर को। और इसमें यही है कि जो भी टेररिज्म से संबंधित जो भी डेटा निकाला जाता है उस सबको जो है सब जगह से पहले तो डेटा इकट्ठा करके मल्टी एजेंसी सेंटर पे लाओ, ठीक, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब जगह से लाओ। हालांकि एक चीज इसमें यह है कि SP का जो ऑफिस है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो अभी नहीं हो पाया है, इसमें जुड़ पाया, उसको जोड़ना है आगे आके, तो उसी के लिए सब पैसा जो दिया जा रहा है वो जुड़ जाएगा। तो भाई साहब एंटी टेररिज्म में भारत का जो है काफ़ी, और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इसमें बढ़त मिलेगी, ठीक। तो ये जो है मेन तो इसका खैर दिल्ली में रहेगा, और टेररिज्म को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये उपयोगी होने वाला है। और इसको जो है सुपरिटेंडेंट पुलिस SP ऑफिस से भी जोड़ने का काम चालू करने वाले हैं, ठीक। इसमें 28 ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रॉ हो गया, आर्म फोर्सेस, स्टेट पुलिस, ये सब लोग भी जो है रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं और इनपुट्स ले भी सकते हैं मैक से, ठीक। मल्टी एजेंसी सेंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, एंटी टेररिज्म से संबंधित है और ये सिक्योरिटी से संबंधित है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऐसा है कि रशिया की बहुत बड़ी बॉर्डर जुड़ती है फिनलैंड से और स्वीडन से। ये सब जो है नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जो कि बहुत टाइम से इन्होंने बोला था कि ना हम नाटो जुड़ेंगे। ये भी जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट हमने कर रखा था ना कि हम ना नाटो जुड़ेंगे ना वार्सा से यानी कि USSR से जुड़ेंगे, वैसे इन लोग ने भी कर रखा था कि हम तटस्थ रहेंगे, गुड निरपेक्ष रहेंगे, ठीक, हम ना किसी नाटो जुड़ेंगे ना। लेकिन उनको अब दिख रहा है कि भाई साहब रशिया तो कुछ मान ही नहीं रहा, यूक्रेन के ऊपर कर दिया, ठीक, हमला। अब इनको ये लग रहा है कि नाटो जुड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रशिया थोड़ा एग्रेसर टाइप का हो गया। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर ज्वाइंट एप्लीकेशन दिए कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं नाटो को। और रशिया ने हालांकि बोला कि यार एक और ग्रेव मिस्टेक कर दी तुम लोगों ने, अब हमें तुम पे भी हमला करना पड़ेगा। खैर बहुत ही, देखिए वॉर में कोई नहीं जीतता है, ये बात समझ लो। हमेशा जिंदगी में वॉर में जीतता कोई नहीं है, ठीक, खाली जो है नरसंहार होता है। और जो है लोग के पॉलिटिकल एजेंडे खाली, और लोग के जो भी अपने पर्सनल ड्रीम है खाली वो पूरा करने के चक्कर में लोगों की जान, और महिलाओं के साथ तो वॉर सबसे बड़ा दुश्मन है। महिलाओं के साथ में इतनी, महिलाओं बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ इतनी जो है उनकी दुर्दशा होती है जो आप कभी सोच नहीं सकते,
ठीक है ना, सोच नहीं सकते आप। आपके लिए मतलब मैं बता रहा हूँ, रोज आप पढ़ते होंगे कि 10 साल की लड़की के साथ वहाँ यूक्रेन में रेप हो गया, 14 साल की बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो गई है, या फिर जो है गैंग रेप रोज हो रहा है वहां पर। कितनी बुरी हालत है, मतलब सबसे सॉफ्ट टारगेट महिलाओं को ही बनाया जाता है। तो वॉर जो है इसके खिलाफ में महिलाओं को भी आना चाहिए आगे, कि क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट उन्हीं को करता है। जैसे माइग्रेशन है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही हैं औरतें, सबसे ज़्यादा उन्हीं को दिक्कत है यार। ठीक, तो इसके लिए महिलाओं का भी इसीलिए रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल स्फीयर में, उनकी आवाज़, उनका सशक्तिकरण होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। खैर, यहाँ पे नाटो जो है ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, सैन्य जो है अलायंस है। 30 मेंबर हैं, 28 तो यूरोपियन स्टेट हैं, दो अलग है, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ये साइन हुई थी 4 अप्रैल 1949। भैया याद कर लो, 4 अप्रैल 1949 को ट्रीटी आई थी, ब्रुसेल में हेडक्वार्टर है। और गुट निरपेक्षता छोड़ रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन। अब देखो, नॉर्डिक कंट्रीज के लिए मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताई थी, फाइंड्स। ठीक, उसमें से फिनलैंड और जो है ये स्वीडन आ रहे हैं, खाली फिनलैंड स्वीडन आ रहे हैं। यहाँ पे आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क नहीं है अभी, या पहले से होंगे, एक बार चेक कर लेना नाटो में। ठीक, तो एप्लीकेशन जो है अब इसको देखो, ये एप्लीकेशन उन्होंने डाली फिनलैंड और ये आपका स्वीडन ने, तो टर्की भाई साहब उठ के चला आया, उसने उसका इसका विरोध किया कि नाटो में नहीं जुड़ने चाहिए। उन्होंने क्या कहा, क्यों टर्की ने, लोग ने पूछा भैया टर्की तुम कहाँ से आ गए यार, तुम तो यहाँ कहीं हो, और ये फिनलैंड और यहाँ से रशिया की बात हो रही, तुम कहाँ से आ गए, क्या हुआ भैया। तो उसने कहा ऐसा है कि हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो चरमपंथी हमारे हमारे खिलाफ काम करते हैं, उनको ये पनाह देते हैं नॉर्डिक जो कंट्रीज हैं, और ये नाटो में जुड़ जाएंगे तो उनको और मजबूती मिलेगी, तो ऐसा ना करो। ठीक, तो ये खाली इसमें, अब इसके लिए मैंने देखा भैया एक जगह कोई बना रहे थे वीडियो, बड़ी बड़ी थंबनेल बनाएंगे, खाली क्लिक बेट करते हैं कि टर्की ने क्यों मना किया, और उसका जो है 15-16 मिनट का वीडियो बना दिया। अबे आसानी से बात है कि जो लोग एंटी टर्की की बातें करते हैं वो उनको पनाह देता है नाटो मेंबर, ये नॉर्डिक कंट्रीज। ठीक, इसलिए जो है टर्की ने उसको जो है विरोध किया है, खत्म बात। क्यों इतना चिल्ला रहे हो यार खाली। ठीक, अगला टॉपिक है ट्रिपल टेस्ट फॉर ओबीसी कोटा इन लोकल बॉडी इलेक्शन। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय निकाय के लिए जो है चुनाव के लिए अभी ओबीसी को भी बोल दिया कि तुम हाँ ठीक, तुमको भी रिजर्वेशन मिलेगा सीट्स में। ठीक, SC ST को तो मिलता ही मिलता है, तुमको भी ओबीसी वालों को भी मिलेगा, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। तो इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट ने, भैया कि तुमने ये क्यों अलाउ कर दिया, तो उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है, बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बनाई गई थी उसने एक रिवाइज रिपोर्ट दी थी, उसमें जो हमने ट्रिपल टेस्ट बोला था, किसमें, विलास कृष्णा राव गावली जजमेंट 4 मार्च 2021 को जो हमने ट्रिपल टेस्ट बोला था रिजर्वेशन देने के लिए ओबीसी का, उसको जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन ने रिपोर्ट में बोला कि हाँ ठीक है, ट्रिपल टेस्ट पास करते हैं, और हम लोकल बॉडी का जो है रिजर्वेशन ब्रेकअप पूरा देंगे। तो वो दोनों ही दे दिया, तो हमने अलाउ कर दिया मध्य प्रदेश में। ठीक, तो SC ST के अलावा अब जो है ओबीसीज को भी रिजर्वेशन मिल सकता है स्थानीय निकायों में, अगर जो है कृष्णा राव गावली जजमेंट के अंतर्गत जो ट्रिपल टेस्ट का जो प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो अगर पास होता है तो अब आप लोग के दिमाग में आना चाहिए, भैया ट्रिपल टेस्ट बता दो सर, ये ट्रिपल टेस्ट अगर पढ़ लिया तो हम सब जान जाएंगे। तो देखो, इसमें उन्होंने बोला कि एक कमीशन बनाई जाएगी जो कि पूरा एक्सपीरियंस ग्राउंड पे जाके चेक करेगा कि भाई साहब क्या नेचर और इम्प्लीकेशन है कि बैकवर्ड जो कोटा अभी लोकल बॉडीज में चल रहा है। ठीक, तो भैया देखो, ऐसा तो नहीं ओबीसी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, लेकिन उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उनकी कोई पूछ नहीं है, तो उनको भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए कमीशन बना दिया गया। अब जो कमीशन जो बताएगा कि भैया कि इस प्रपोर्शन में इनको 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 जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक, और बाकी जो है किसको इसको मतलब कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसके अनुसार जो है पहले ये टेस्ट पास हो गया तो फिर ये टेस्ट होगा। ठीक, कि भैया हाँ ठीक, हम करना चाहिए, हम ये भी चेक करना चाहिए कि ऐसे तो नहीं एक को ज़्यादा रिजर्वेशन दे दिया एक को कम दे दिया, वो भी चौड़ाई वड़ाई भी देखनी चाहिए उसकी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जितना भी रिजर्वेशन दे दो, 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। और इसी प्रकार से जो है रिजर्वेशन की बात इंदिरा सोनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले करी थी। ठीक, तो ये जो ट्रिपल टेस्ट है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, विलास कृष्णा राव गौली जजमेंट 4 मार्च 2021 में दिया था। ट्रिपल टेस्ट जो है कोटे की ट्रिपल टेस्ट की बात करता है, इसमें ओबीसी को कोटा अगर देना है लोकल बॉडी इलेक्शंस में। ठीक है, तो ये था। अगला है भैया एथनॉल ब्लेंडिंग। अब देखो ऐसा है
कि पहले जो है 20% पेट्रोल में एथनॉल को घोलना है, मिलाना है। ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव नेगेटिव बताऊंगा। तो ये बोला गया था 2018 की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स में कि ये हमें करना है, 20% तक पेट्रोल में हम एथनॉल मिलाएं। इस टारगेट तक पहुंचना है हमें 2030 तक। लेकिन सरकार को एकदम से लगा कि यार कुछ काम वाम हो नहीं रहा, लोग बहुत ही जो है कंफर्ट जोन में आ गए, तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम ये 20% का जो लक्ष्य है ये पूरा करेंगे अब 2025 तक। तो 5 साल पहले बढ़ा। अब नया टारगेट क्या है? 20% पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग का 2025। और उन्होंने यहाँ अभी जो है मार्जिन, मैंने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी था इसको, अभी जो है करीबन 10% तक जो है ब्लेंडिंग का जो है रेशियो आ गया है। 2022 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। और जो ये नया टारगेट है 2025 तक का, इसको अचीव करने के लिए 20% वाला 1 अप्रैल 2023 से ये इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। और देखो अब इसमें बेनिफिट समझ लो, पहले बेनिफिट बताऊंगा फिर चैलेंजेस बताऊंगा। उन्होंने कहा 20% तक अगर हमने 2025 तक कर लिया तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बचेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी 30,000 करोड़ रुपए तक की। ऊर्जा सुरक्षा जो है हमारी मजबूत होगी, बढ़ेगी। कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल कम जल रहा है। वायु जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बेटर यूज हो पाएगा डैमेज फूड ग्रेन्स का, ठीक है ना। क्योंकि एथनॉल हम किससे बनाते हैं? वैसे तो मेनली शुगर केन से बनाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी भी जो फूड ग्रेन्स हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उससे हम एथनॉल बना सकते हैं। ठीक, तो खराब वाले से बनाना। हालांकि इसका चैलेंज ये भी है कि फूड सिक्योरिटी को वो करता भी बताऊंगा। इंक्रीज फार्मर की इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ठीक, और हम इस नई पॉलिसी से में इन्होंने ये भी कहा है, कुछ जो संशोधन अभी किया है 2018 में, कि हम फीड स्टॉक भी बढ़ाएंगे। भाई एथनॉल को पैदा करना है 20% हमें तक जाना टारगेट तक, तो हमें एथनॉल के लिए जो इनपुट है वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी, इसका भी जो है विकास करेंगे। अब चैलेंजेस समझ लेते हैं। 20% का अगर हमें जो टारगेट पूरा करना है, तो इससे जो व्हीकल्स हैं, क्योंकि व्हीकल के इंजन में कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप उसमें पेट्रोल के साथ में कुछ और मिक्स करके डाल दे रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंजन उसको भी खपा देगा। ठीक, वो उसमें दिक्कत आ सकती है, तो उसको जो है उसके एडजस्ट करने के लिए व्हीकल के दाम बढ़ेंगे। ठीक, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादातर तो ये गन्ने से होता है। गन्ना है कैश क्रॉप, खाद जो है फूड ग्रेन वाली क्रॉप तो है नहीं, और गन्ना क्रैश क्रॉप है, खाली कैश के लिए जो है पैदा की जाती। तो लोग जो है डाइवर्ट करने लगेंगे ज़मीन गन्ना उन्ना उगाने के लिए। और आप लोगों ने देखा है विदर्भा रीजन जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे वो वैसे भी वाटर डेफिशिएंट एरिया है, लेकिन गन्ने की खेती वहाँ पे की जाती है ज़बरदस्ती। आप लोग समझ सकते हो क्यों। तो क्योंकि वहाँ पे चीनी मिलें ज़्यादा हैं, ज़्यादातर जो है नेताओं की हैं वो चीनी मिलें, तो भाई गन्ना वहाँ पे किसान, और पानी का इसलिए सूखा वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि यावतमल तो एक जगह है जिसको सोसाइटी सेंटर ऑफ इंडिया बोला जाता है। खैर, तो यहाँ पर गन्ने की तरफ जो है लैंड ज़्यादा डाइवर्ट होगी फूड ग्रेन्स की जगह, और गन्ना जो है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो इससे जो है हमारी जो है फूड सिक्योरिटी और साथ ही साथ वाटर सिक्योरिटी दोनों को भी खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बायोफ्यूल में एक बार ये बोला गया, बताया, मतलब मैंने पढ़ा है 4th जनरेशन वाले में, कि एल्गी के थ्रू, यानी कि शैवाल के थ्रू जो है कोशिश की जाएगी कि ये सारी चीज़ें बायोफ्यूल बनाए जाए। तो वो भी एक जो है, और शैवाल जो है कम जगह में बहुत ज़्यादा वो हो सकता है, तो इसको भी देख सकते हो। तो कैसे बनता है क्रॉप, इसको फर्मेंट करते हैं एथनॉल से, भाई साहब वो लिकर विकर भी बनता है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें प्योरीफाई किया जाता है, एथनॉल होता है, उसको ब्लेंडिंग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, फिर फिल स्टेशन। तो ये सारे जो है आज का था 20 मई का। लेट हुआ है बट देर आए तंदुरुस्त आए, दुरुस्त तो आए तंदुरुस्त आए। ठीक, तो चलिए कल तो आप लोग से मिलेंगे, फिर परसों मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।